नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपी टीईटी के हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समास का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि इसमें हम लोग ये सीख जाएंगे कि समास को कैसे पहचाना जाएगा समास के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। इसमें संपूर्ण ट्रिक मैं बताया हूँ, समझने का ट्रिक बताया हूँ। ये ट्रिकी वीडियो है और ये सीख लिए तो समास करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पॉइंट नंबर 1 से। ठीक, सभी समास को पहचानने का ट्रिक। तो समास पहले जानना होगा कि समास कितने प्रकार का होता है। तो समास टोटल 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है और उसको पहचानने का मैं ट्रिक और उदाहरण भी दिया हूँ। ठीक, तो चलते हैं हम लोग समझने। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले नंबर पे है अव्ययी भाव समास। उसका ट्रिक क्या है? अगर पहला शब्द, जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, उसके पहले शब्द में प्रति लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है, उप लगा हुआ है, अनु लगा है, निर लगा है, बे लगा है, आ लगा है, ऐसे शब्द उसमें लगा है तो वह हो जाएगा अव्यय, मतलब अव्ययी भाव समास। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई शब्द है, उसके पहले कोई जो यथा, उप, अनु ये सब शब्द लगा हुआ दिखेगा तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि ये सभी जो लिखा हुआ है ये अव्यय होता है। तो इस वजह से वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। पूरा शब्द वाक्य में क्रिया विशेषण जैसा लगे तब वहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन लिखा है ना, तो प्रति प्लस दिन, दिन वो शब्द है, दिन शब्द है, उसके पहले प्रति लगा हुआ है, तो जब प्रति अव्यय है तो इस वजह से ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वैसे ही शक्ति में यथा लगा हुआ है तो यथा शक्ति हो गया, तो यथा यहाँ पे क्या है? अव्यय है। जब अव्यय लगा हुआ है शब्द के पहले तो वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथा शक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। आजीवन, जीवन में आ लग गया, जीवन में आ लग गया तो आजीवन। मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि जब यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लगा है? आ लगा है कि नहीं? तो इस वजह से आजीवन में अव्ययी भाव समास है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा उसी से जुड़ा और पॉइंट समझा दूँ। याद रखना पड़ेगा कि अव्यय आगे अव्ययी भाव पक्के, यही ध्यान देना है, ये ट्रिक है। अव्यय आगे अव्ययी भाव पक्के, मतलब जिसमें अव्यय शब्द लगा होगा वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास स्पष्ट हो गया, उदाहरण के साथ मैंने समझा दिया। अब तत्पुरुष समास को समझते हैं। दूसरा समास तत्पुरुष समास। दूसरा पद इसमें क्या होता है कि मुख्य होता है। पहला मुख्य नहीं, दूसरा पद मुख्य होता है। विग्रह करने पर का, के, की, को, से, में, पर, के लिए ऐसे शब्द आता है। चलिए ये सब सुने होंगे, नया लग रहा होगा, तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि राजपुत्र लिखा है, तो इसका जब इसका संधि विग्रह किया जाएगा तो राजा का पुत्र निकल के आएगा। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो जो का बन के आ रहा है यही, तो इसी से पहचान हो जाएगा कि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए, वनवास, तो वनवास का मतलब वन को वास, तो इसमें को आ गया कि नहीं? यहाँ पे को था कि नहीं? तो यहाँ पे जब को आ जाएगा तो यही सब तत्पुरुष समास हो जाएगा। भय मुक्त, भय से मुक्त, से निकल के आ गया तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। अब इसका एक ट्रिक है, कारक छिपा हो तो तत्पुरुष। जैसे कोई कारक, ये सभी से, को, में, पर, के लिए, ये जो दिखेगा ऐसा शब्द होता है तो यह होता है तत्पुरुष। तो इस वजह से उसका नाम, उस समास का नाम तत्पुरुष समास पड़ गया। अब नेक्स्ट है, अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो इसमें पहला शब्द क्या होता है कि विशेषण और दूसरा संज्ञा होता है। पहला शब्द विशेषण और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होता है। सीधा अर्थ निकल आए, मतलब सीधा अर्थ निकल जाता है इसका। अब यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। नील कमल, तो नील कमल का मतलब नीला कमल, इसका अर्थ निकल गया। सीधा अर्थ निकल रहा है कि नहीं? सीधा निकल जा रहा है अर्थ। महापुरुष, तो महान पुरुष, इसका सीधा सीधा जब अर्थ निकल जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास। यहाँ पे मैंने टिक लिखा है कि विशेषण, पहला देखिए नील कमल, तो नीला निकल क्या रहा है? तो नीला क्या है? विशेषण है। और कमल क्या है? संज्ञा है। संज्ञा मतलब कि किसी का नाम है कमल, तो नीला विशेषण हो गया, कमल संज्ञा हो गया। तो वही तो करा है कि पहले विशेषण उसके बाद संज्ञा, तो वहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। अब स्पष्ट हो गया, ऐसे पहचानने का। ठीक है, मैं इसमें एमसीक्यू भी कराऊंगा, एमसीक्यू, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। अब चौथे नंबर पे है द्वंद्व समास। सबसे आसान द्वंद्व समास होता है, सबसे आसान होता है।
इसको पहचानने का ट्रिक है कि दोनों शब्द बराबर महत्व के होते हैं। तो जैसे दोनों शब्द बराबर होता है और दोनों के बीच में ऐसा योजक चिन्ह लिखा दिखेगा और इसका मतलब वहाँ पे और निकल के आएगा, और का भाव उत्पन्न होगा। तो यहीं पे लिख दिया हूँ और का भाव उत्पन्न होगा। ठीक, अब उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है माता पिता, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माता पिता में जो ये दिख रहा है, माता यहाँ पे है और यहाँ पे पिता, तो ये जो निकल के आ रहा है तो ये और को बताएगा, और माता और पिता। तो जहाँ पे और निकल के आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास स्पष्ट हुआ। दिन रात, अब चलिए एक तरह से और समझा दूँ। यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट, ये लाइन जो है ना माता पिता में, तो ये एक दूसरे का अपोजिट, दोनों की तरफ एक दूसरे का उल्टा लिखा रहेगा। माता का उल्टा पिता, दिन रात है, दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख। तो यही सब स्पष्ट हो जाएगा कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोनों बराबर द्वंद्व समास। अब चलिए द्विगु समास को समझते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। द्वंद्व समास और द्विगु समास दोनों आसान होता है। एक 5 नंबर पे है द्विगु समास। द्विगु मतलब कि इसमें अंक की बात करेगा, बस ध्यान देना है कि शुरू में ही किसी अंक को बताया गया रहेगा, अंक नंबर। तो पहला शब्द संख्यावाची होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। त्रिलोक, त्रिलोक मतलब त्रिलोक लिखा है ना, तो तीन लोक हो जाएगा, तीन लोक। त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है ना, तो उसी के बारे में बता रहा है। चतुर्भुज, चतुर मतलब होता है चार, तो चार कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, क्या है उसे नहीं, मतलब चार बता रहा है, तो बस समझ जाना है कि द्वंद्व अरे द्विगु समास की बात हो रही है। ऐसे ही है पंचवटी, तो पंच मतलब क्या होता है, पाँच होता है ना। वटी मतलब क्या होता है नहीं पता, लेकिन पाँच पता चल रहा है ना, तो पाँच जब है तो वहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। आसान लग रहा है। अब चलिए लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुव्रीहि समास। 6 नंबर पे बहुव्रीहि समास। इसका ट्रिक क्या है, शब्द का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति वस्तु पर जाएगा। जैसे कि ये डायरेक्ट कोई अच्छा मतलब कोई अर्थ निकल के डायरेक्ट नहीं आएगा, वो तीसरे अर्थ की तरफ दिखेगा, जिसका जिसके लगा रहेगा उसमें। चलिए समझ लेते हैं उदाहरण से। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है। नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला है, मतलब शिव। शिव का तो कंठ नीला है ना, तो शिव। तीसरा अर्थ निकल के देखिए, यहाँ पे पढ़ने से इसमें से जो लिखा हुआ है कहीं इसमें दिख रहा है शब्द, नहीं दिख रहा है। तीसरा अर्थ निकल के आया दशानन, जिसके 10 मुख है, मतलब कि रावण। तो इसमें दशानन लिखा है, इसमें रावण, दोनों में बहुत अंतर है, कोई लेटर भी नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ का मतलब ये है कि तीसरा अर्थ दिखा रहा है, बहुव्रीहि समास होता है। तीसरे पर अर्थ जाए बहुव्रीहि समास। ठीक, अब थोड़ा सा और है, 10 सेकंड के सुपर टिक में दिखाया वही सब लिख दिया हूँ एक तरफ। संख्या दिखे तो द्विगु हो जाएगा, और लगा हुआ दिखे तो द्वंद्व हो जाएगा, का से में लगा रहे तो तत्पुरुष हो जाएगा, विशेषण प्लस संज्ञा रहेगा तो कर्मधारय हो जाएगा। और जिसका जिसके ऐसे कोई शब्द लगा दिखे, मतलब समझ में आए करने पर उच्चारण, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। और अव्यय का मैं बताया हूँ कि उसके पहले पहले पद में अव्यय लगा हुआ रहेगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग हल करते हैं समास का। क्वेश्चन नंबर पहला है, राजपुत्र में कौन सा समास है। द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो द्विगु तो नहीं होगा, द्विगु मतलब अंक को बताता है। द्वंद्व मतलब और होता है, और को भी नहीं बता रहा है। तत्पुरुष होगा या तो बहुव्रीहि होगा। तो राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब कि राजा का पुत्र। तो का के एक ही जब निकल के आया आता है तो वो क्या होता है, तत्पुरुष। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, माता पिता किस समास का उदाहरण है। द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी। तो जब ये योजक चिन्ह लगा रहता है और एक दूसरे का उल्टा बताता है, मैं सिखाया हूँ इसी वीडियो में, एक दूसरे का उल्टा जब लिखा रहता है तो वो होता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। लग रहा है ना आसान, समझाया हूँ उस ढंग से, आ रहा है कि नहीं। त्रिलोक में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। त्रि मतलब क्या होता है, तीन। तो जब तीन आएगा किसी अंक के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब जब अंक के बारे में बताएगा तो वहाँ पे द्विगु होगा। तो द्विगु समास का यह उदाहरण है त्रिलोक। नीलकंठ में समास कौन सा है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी। अव्ययी इसलिए नहीं होगा कि इसमें कोई अव्यय शब्द नहीं दिख रहा है, तो अव्यय नहीं होगा। द्वंद्व भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं है और एक दूसरे का उल्टा भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तत्पुरुष होगा या तो बहुव्रीहि होगा। तो मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि नीलकंठ मतलब नीला कंठ, मतलब शिव को बताता है, या तो तीसरा अर्थ दे रहा है, तो इसका मतलब
तीसरा अर्थ देने वाला ही बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। तो सेकेंड ऑप्शन बहुव्रीहि सही हो जाएगा। प्रतिदिन में समास है कौन सा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑप्शन जो होता है एलिमिनेट करना सीख जाओ दोस्तों। द्वंद्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह एक दूसरे का उल्टा नहीं लिखा हुआ है, अपोजिट नहीं है। द्विगु में अंक के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे अंक के बारे में नहीं कहा जा रहा है। अव्ययी भाव या तो तत्पुरुष होगा। तो अव्ययी में मैं बताया हूँ कि प्रति प्लस दिन लिखा हुआ ना, तो प्रति एक प्रकार का उपसर्ग है और उपसर्ग ही अव्यय है, और यहाँ पे जब अव्यय दिख गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। पहला ऑप्शन करेक्ट है। गंगा जल में कौन सा समास है? संबंध, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। गंगा जल, तो यहाँ पे द्वंद्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि योजक चिन्ह नहीं लगा है। अयोजक तो छोड़ो, अपोजिट नहीं दिख रहा है। अंक की बात नहीं हो रहा तो द्विगु नहीं होगा। ए या तो सी में से कोई एक होगा। तो गंगा जल मतलब गंगा का जल, का के की जब आता है तो तत्पुरुष हो जाएगा। और कौन सा तत्पुरुष है उससे नहीं मतलब रखना है अभी। संबंध तत्पुरुष तो होगा, लेकिन तत्पुरुष हो रहा है उसी से आंसर निकल के आ जाएगा। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि हल कैसे किया जाएगा। चतुर्भुज में समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। 4 है भुजा जिसका। चतुर्भुज मतलब 4 अंक के बारे में अंक निकल के आ गया तो द्विगु हो गया। दशानन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो दशानन किसी तीसरे अर्थ की ओर इंडिकेट कर रहा है तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति में समास बताना है, बिल्कुल आसान है। यथा लिखा हुआ है वह अव्यय है तो अव्ययी भाव हो जाएगा। वनवास, कर्म, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु क्या है? वन को वास या फिर वन में वास। तो को, के, का, में, पर ये सब जब आए तो तत्पुरुष हो जाएगा। और कौन सा तत्पुरुष ये है? तो कर्म तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष है ना, बस उससे मतलब रखना है। हस्तलिखित किस समास का उदाहरण है? करण तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। हस्त से लिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ। तो से जब आएगा के लिए ऐसा सब दिखेगा तो तत्पुरुष हो जाएगा। भय मुक्त में समास बताना है। अपादान तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो भय मुक्त मतलब भय से मुक्त, जब से आएगा तो तत्पुरुष हो जाएगा। गृह प्रवेश, इसमें समास बताना है। गृह प्रवेश का मतलब गृह में प्रवेश, में आ गया तो यह तत्पुरुष हो जाएगा। दिन रात में कौन सा समास है? ऑप्शन सामने दिख रहा है। तो दिन और रात, दिन का उल्टा रात, जब उल्टा की बात अपोजिट की बात करेगा तो वहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। सप्त ऋषि में समास बताना है। सप्त मतलब होता है 7, तो 7 जब अंकों की बात होगी तो वहाँ पे होगा द्विगु। नीलकमल किस समास का उदाहरण है? बहुत आसान है। तीसरे चीज़ के बारे में बता रहा है कि नहीं, उसको छोड़ो। नीला है जो या के समान जब कहेगा तो वहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। लोकहित, लोक में हित, में जब आएगा तो तत्पुरुष हो जाएगा। जलयान, जल में यान, तत्पुरुष। सुख दुख बिल्कुल आसान है। सुख और दुख एक दूसरे का उल्टा है तो वहाँ पे हो जाएगा क्या? क्या होगा? द्वंद्व। बिल्कुल सही है। त्रिभुज, अंक की बात यहाँ पे आ रहा है तो हो जाएगा द्विगु। बहुत आसान लग रहा है दोस्तों। राज दरबार, राज दरबार, तो राजा का दरबार, का के की आ रहा है तत्पुरुष हो जाएगा। यथा संभव, यथा इसमें अव्यय है तो अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला है पितामह किस समास का उदाहरण है? पिता का पिता को पितामह कहा जाता है, तो पिता का पिता, का के की फिर से आ गया तो तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कमल नयन में समास कौन सा है? कमल नयन, कमल के समान नयन, बहुव्रीहि तीसरे चीज को इंडिकेट कर रहा है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, क्या हो जाएगा? है जो या के समान, तो यह होता है महान पुरुष। जब निकल के आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास, डायरेक्ट निकल के आ रहा है। देवालय, देव का के की फिर से आ गया तो तत्पुरुष हो जाएगा। पंचवटी, 5 की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु, अंक की बात हो रही है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पर विश्वास, में पर आ गया तो तत्पुरुष हो जाएगा।
लास्ट सेकेंड है, दूध भात किस समास का उदाहरण है? दूध भात, क्या होगा आंसर? दूध भात में आंसर बताना है। आंसर इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। दूध और भात और निकल के आ गया है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमुखी में समास बताना है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो जब तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है, अर्थ निकल के आता है, तो वह हो जाता है बहुव्रीहि। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।